हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग शुरू करते हैं संविधान का। अब लगातार आप लोगों की संविधान की वीडियो लगातार चलती रहेगी। ये एक प्रैक्टिस सेशन है। इसका मतलब है कि ये हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आप नोट्स वगैरह पढ़े हैं उसको इस क्लास के माध्यम से आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हमारा संविधान का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज कवर कराना है और डे बाय डे हम लोग कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, इसका मतलब है कि जो संविधान का संवैधानिक विकास रहा है वो क्या रहा है। तो हमारा संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ, तो हमारे जो संविधान निर्माण हुआ तो उसमें जो संवैधानिक विकास हुआ वो तीन तरफ से हुआ। देखिए तीन तरह से कौन कौन सा संवैधानिक विकास हुआ। एक तो हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, इसके तहत हम लोगों ने नींव रखी। फिर थोड़ा समय हुआ, आगे बढ़ा तो रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन सा हम लोगों ने एक्ट बांटा। ये देखिए 1773, इसके अलावा 1773 के बाद हम लोगों ने 1781 एक बदलाव किया, फिर 1784 किया, फिर 1786 किया। इतना रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो है बातें आती है। तो ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट हमारा इस तरह से हम लोग समझेंगे इसको कि क्या क्या इसमें हुआ था। इससे मालूम होता है कि आपका जो संविधान की जो नींव हुई थी, जो शुरुआत हुई थी, यहीं से होती है। और इस तरह से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार केंद्रीकृत सरकार की नींव पड़ती है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे वैसे ही संविधान का विकास और आगे बढ़ता है तो उसमें हम लोग क्या बात करते हैं, चार्टर एक्ट की। यहाँ पर देखिएगा चार्टर एक्ट, इसे बोलते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो है आपका क्या करता है, तो चार्टर एक्ट जो है सबसे पहला चार्टर एक्ट 1793 में पारित हुआ, फिर 1813 में पारित हुआ, 1833 में पारित हुआ, 1853 में पारित हुआ। तो इस तरह से आपका 1793 पहला चार्टर एक्ट था और 1853 अंतिम चार्टर एक्ट था। तो हमारे ये चार्टर एक्ट संवैधानिक विकास में जो चार्टर एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छे से आसान भाषा में। हूबहू आप यदि यहाँ पे क्लास लेते हैं तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा चार्टर एक्ट। अब बात करते हैं कि जब ब्रिटिश क्राउन भारत पे शासन करने लगी तो उसे दो नामों से बताया गया। एक तो भारतीय परिषद अधिनियम, दूसरा भारत शासन अधिनियम। तो हम लोगों को समझना है कि भारत शासन अधिनियम क्या होता है और भारत परिषद अधिनियम। दरअसल कोई भी बिल जब जो है ब्रिटिश क्राउन पारित करती थी तो उसमें आपने देखा होगा कि नवंबर 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत जो है बिल पारित होता था और परिषद में उसे पास किया जाता था। तो कुछ समय के लिए इसका नाम परिषद रखा गया। हालांकि इसे हम लोग बात करेंगे जो चौथा था, मतलब तीसरा था, सॉरी, ये भारत शासन अधिनियम ही था। भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम को दूसरे रूप में क्या बोलते हैं, भारत काउंसिल एक्ट, मतलब भारतीय इंडियन काउंसिल एक्ट। तो ये हो जाएगा भारत परिषद परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर बातें दोनों हो गई, परिषद की भी हो गई और शासन की भी हो गई। ये कब से पारित हुआ, तो ये देखिएगा 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, इतना तक जो अधिनियम पारित हुआ, ये सभी पारित अधिनियम को हम लोग भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम के तहत इतने कानून बनाए गए। तो हमारे यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले यहाँ पर क्या किस उद्देश्य से आई थी, व्यापार करने के उद्देश्य से, बस केवल ट्रेड करने के लिए आई थी। लेकिन ये धीरे धीरे
पॉलिटिशियन पावर में घुसी और यहाँ पर यहाँ के शासन को भी वो अपने हाथ में ले लिया। तो किस तरह से कंपनी जो है अपने साथ हाथ में लेती है, उसका जो पास होता है कानून, उसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो आज के हम लोग इस सेशन में ये समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, और समय बचता है तो चार्टर एक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बातें तो हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दरअसल कंपनी में, और आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा कंपनी ने क्या किया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस एक्ट ने क्या किया था 1773, इस एक्ट ने सबसे पहले केंद्रीकृत संविधान की नींव रखी थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो इस एक्ट ने केंद्रीकृत जो है संविधान की नींव, मतलब एक ऐसी व्यवस्था, संविधान की नींव यहीं से शुरू हो गई। अच्छा, केंद्रीकृत इसको क्यों कहा गया? दरअसल हुआ क्या कि उस समय तो पूरा केंद्र था नहीं, पूरा भारत को तो कंट्रोल कर नहीं पाए थे, तो हम लोग कैसे केंद्रीकृत कहें? जो जो इनके पास प्रेसिडेंसियां थी, मतलब जहां पे ये शासन कर रहे थे मूल रूप से, उसे क्या किया गया, उसे बंगाल के अधीन लाया गया। जैसे भारत में केंद्रीकृत मतलब बंगाल, बंगाल सेंटर में हो गया। अब इसके अलावा ये लोग मद्रास में जो शासन कर रहे थे, ये भी बंगाल के अधीन हो गया, और जो बंबई में शासन कर रहे थे, ये भी जो है बंगाल के अधीन हो गया। मतलब कि दोनों शासन व्यवस्था बंगाल के अधीन हो गया। तो इसी को बोलते हैं केंद्रीकृत, मतलब एक जगह से ये दोनों कंट्रोल होने लगे। तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की जो नींव पड़ी थी, वो किस एक्ट के तहत पड़ी थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है ये व्यवस्था लाई गई। अब बात करते हैं कि इस एक्ट में और क्या हुआ। इस एक्ट ने, ये देखिएगा, इस एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, क्योंकि एक ही जगह जो है व्यवस्था करनी थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी इस एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। एक चीज ध्यान रखिएगा, 1774 में पहली सुप्रीम कोर्ट हमारी कहाँ बनी थी? कलकत्ता में। उसमें टोटल जज कितने थे? जज का मतलब एक मुख्य था, मुख्य न्यायाधीश, और दो जो है तीन अन्य थे, टोटल मिलाकर 4 थे। एलियाज इम्पे का नाम बार बार आता है। एलियाज इम्पे क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। इतना तो आपको याद रखना होगा, एलियाज इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस तरह से ये एक्ट ने केंद्रीकृत व्यवस्था किया, और इलियास इम्पे को जो है क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इसके अलावा ब्रिटिश ने क्या किया? राजनीतिक और मतलब इस यहाँ पर राजनीतिक, ये देखिएगा, राजनीतिक व प्रशासनिक, यहाँ पर देखिए प्रशासनिक कार्यों, इससे मालूम होता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था, ये देखिए एसआई में क्वेश्चन दे सकता है कि एसआई में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि मतलब अंग्रेजों का हस्तक्षेप शुरू हो गया, प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। अब यहाँ से तो एक बातें क्लियर हो गई कि ये लोग हमारे देश के शासन में सीधे हस्तक्षेप करने लगे, तो जिसको हम लोग कहते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों पर इन्होंने कमांड कर लिया। अच्छा, ये कमांड कैसे मिला इनको? ये देखिए, दरअसल ये कमांड मिला था 1764 में, और एक हुआ 1757 में, मतलब 2 युद्ध हुए। एक का नाम था प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, और दूसरे का नाम था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध और प्लासी का, ये देखिए बक्सर का युद्ध, इस युद्ध में एक समझौता हुआ 1765 में। इसे हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। हालांकि इलाहाबाद की संधि ने क्या किया कि जो इलाहाबाद की संधि थी,
इसी ने जो है हमारे यहाँ जो बंगाल था, इसके अलावा जो आपका बिहार था, उड़ीसा था, इन सब क्षेत्रों की जो दीवानी राजस्व मुद्दे थे वो कंपनी के हाथों में चले गए। इससे मालूम हुआ कि वहाँ पे वो राजस्व जो है इकट्ठा कर सकते थे। तो ऐसे में वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, द्वैध शासन शुरू कर दिया, द्वैध शासन व्यवस्था। तो द्वैध शासन व्यवस्था की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है, 1765 से द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। ये व्यवस्था बहुत ही जो है ऐसी व्यवस्था थी जिसे हम लोग दोहरी शासन व्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से अब यहीं से हम लोग एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित करते हैं और पूरा कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल ब्रिटिश सरकार जो है इसी के माध्यम से पूरा कंट्रोल ब्रिटिश सरकार करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, और यहाँ पर अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट तो इस तरह से काम किया ही, इसके अलावा इस एक्ट ने और क्या क्या काम किया था। मतलब कि ये एक्ट 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अलावा भी जो है ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार, ये देखिएगा, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण भारत पर प्रारंभ हो गया। इसका मतलब है कि इससे पहले प्रारंभ हो गया, इससे पहले ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण भारत पर कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण किया तो जो बंगाल का गवर्नर था, ये देखिएगा, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाने लगा, गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इसका मतलब है कि इस एक्ट ने ये भी परिवर्तन किया। इस एक्ट ने जो है बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल के रूप में जाने लगे। इसका मतलब है बंगाल का गवर्नर उस समय कौन था, ये हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स जो थे, अब वो पहले बंगाल के गवर्नर थे, अब गवर्नर जनरल हो गए। ठीक है, मतलब इनके पास दोनों पावर आ गई, मतलब गवर्नर जनरल, गवर्नर से अब गवर्नर जनरल कहलाने लगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जामिनर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा पॉइंट, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका जो और आगे एक बिल पास होता है उसे हम लोग बोलते हैं, उस बिल को बोला जाता है संशोधन अधिनियम, मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये देखिएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781, इसमें क्या क्या बदलाव होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि हम लोग जो हमारे यहाँ सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो रीति रिवाज है उसमें हस्तक्षेप ये लोग नहीं करेंगे। हिंदू को हिंदू कानून के अनुसार जो भी दंड देना है और मुस्लिम को मुस्लिम कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। तो ये देखिएगा, भारतीय रीति रिवाज में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, भारतीय रीति रिवाज में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा, भारतीय रीति रिवाज में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और ये देखिएगा, हिंदू को हिंदू कानून के तहत, हिंदू कानून के तहत और मुस्लिम को मुस्लिम कानून के तहत दंड दिया जाएगा, ऐसा कानून बनाया गया।
दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों के तहत जो है दंड दिया जाएगा। एक गवर्नर जनरल का परिषद, इसका मतलब है कि परिषद में आ सकती थी। तो ये बातें जो है हम लोग किस में कर सकते थे, ये बातें हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कर सकते थे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये देखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या कहता है? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहता है कि इसमें क्या क्या कानून लाए गए थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो कानून लाए गए थे, ये था व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। इसका मतलब है कि व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को, दोनों को जो है कंपनी ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत अलग किया। फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया। ये देखिएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस पर लगान संबंधी या इस तरह से राजनीतिक क्रियाकलाप या सैन्य व्यवस्था के लिए, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कामों को अलग अलग कर दिया गया। ये किसके अंतर्गत किया गया, तो यहाँ पर भी देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों का दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड बनाना, कंपनी के व्यापारिक और इनको अलग करना, ये किसके तहत आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन पूछा है, लगातार इस पर से बनाया गया क्वेश्चन। तो आपको पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये जितना भी पॉइंट लिखवाया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं कि अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए, ये देखिएगा, व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए, व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए, व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये पहले से ही देख रहा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है विशेष रूप से प्रबंध किया गया, विशेष रूप से प्रबंध किया गया। तो ये हो गया आपका कोड ऑफ डायरेक्टर का जो प्रबंध होना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। तो ये हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आपके जो है 1786, एक एक्ट आया था, अधिनियम 1786, ये देखिएगा, अधिनियम 1786, ये एक प्रकार का एक्ट था। इसमें क्या बातें थी, जो ये एक्ट था ना, तो इसमें जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था, कार्नवालिस था, अब उन्हें कमांडर इन चीफ का भी पावर दे दिया गया। ये देखिएगा, इसमें क्या किया गया, लॉर्ड कार्नवालिस को कमांडर इन चीफ का पद दे दिया गया। मतलब कमांडर इन चीफ कह सकते हैं, कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया, ऐसे कह सकते हैं। पद क्या होगा, नियुक्त किया गया।
अब इन्हें कमांडर इन चीफ भी कहा गया। अब इनसे पावर क्या हुई कि किसी भी मामले को, ये देखिएगा, इसका मतलब है वह विशेष शक्ति का प्रयोग कर किसी भी मामले को पलट सकते थे, किसी भी मामले को पलट सकते थे। यहाँ तक कि जो न्यायालय भी दिया है उस मामले पर भी ये रोक लगा सकते थे। ये पावर अधिनियम 1786 में आती है। ठीक है, तो ये आज हम लोग समझ लिए रेगुलेटिंग एक्ट। अब अगले वीडियो में समझेंगे चार्टर एक्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।